कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें आपका गॉल ब्लैडर काम करना बंद कर देता है या कम कर रहा है और बाइल स्टैंड स्टिल पे आता है तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स बन जाते हैं। वो कौन सा मोमेंट है जब उनको एक मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए? आपने अपना स्विच टच किया और आपको करंट आया, कितनी बार करंट लगने के बाद आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए? पहली बार। तो आंसर सेम है, पहली बार। मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि आप अपनी कार तो खुद रिपेयर नहीं करते, आप अपना गैस पाइप खुद रिपेयर नहीं करते, बिजली के तारों के लिए इलेक्ट्रिशियन बुलाते हैं, बट इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी के लिए आप चैट जीपीटी और गूगल को सर्च करना शुरू कर देते हैं। रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी डन बाय द सर्जन, नॉट बाय द रोबोट। हर आई थिंक 2 या 3 में से एक व्यक्ति इससे जूझ रहा है, वो है मोटापा। पहली बात, मोटापा एक बीमारी है। WHO has classified obesity as a disease। कि अगर बीमारी है उसको टाइम पे ठीक करा लें ताकि वो कॉम्प्लिकेट ना हो और सरल, इजी, सिंपल तरीके से, प्लान तरीके से करनी चाहिए। हाय, मैं हूं चिन्मय और आप देख रहे हैं हेल्थ की बात ओनली माय हेल्थ के साथ। देखिए, हम सभी को कभी ना कभी पेट से जुड़ी समस्याएं हुई हैं, भले वो कॉन्स्टिपेशन हो, ब्लोटिंग हो, गैस हो या सिर्फ दर्द हो। और आप जानते हैं कि ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आगे जाकर एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम मिलने वाले हैं सर्जन डॉक्टर अतुल पीटर्स से और उनके साथ बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में, ओबेसिटी के बारे में, हर्निया के बारे में और जितनी भी सर्जरी से जुड़े हुए मिथ्स हैं उनको डिबंक करेंगे और मॉडर्न ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे। सो आइए बिना किसी देरी के उनका वेलकम करते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में। आप हर किसी को कभी ना कभी पेट की समस्याएं हुई हैं, ब्लोटिंग हुई है, गैस हुई है, कॉन्स्टिपेशन हुआ है या फिर दर्द हुई है। तो आप एज अ सर्जन ये जितनी भी बेली की इश्यूज हैं, इनको आप कैसे ब्रेक डाउन करते हैं? सो थैंक यू वंस अगेन मुझे बुलाने के लिए, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी विद यू। इसको हम ब्रेक डाउन ऐसे कर सकते हैं कि जो पेट की प्रॉब्लम है, हम पेट को एज सर्जन्स बोलते हैं द पंडोरास बॉक्स। यानी कि इसमें इतनी ढेर सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि आप शायद समझ ना पाएँ, और सेकेंडली उनका जो सिम्टम्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे कई बार हमने देखा है कि पेशेंट को लगता है कि उनको चेस्ट पेन हो रहा है और वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जबकि होता उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है। व्हाई? नाउ गॉल ब्लैडर का स्टोन, जिससे हम बहुत सिंपल चीज़ लेते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन, राइट? सो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है, तो स्टोन बीमारी नहीं है। सो पीपल कम एंड आस्क मी, सो आप स्टोन निकाल देंगे? सो एवरीवन थिंक्स स्टोन, जैसे किडनी स्टोन होता है, किडनी स्टोन निकाला जाता है तो शायद गॉल ब्लैडर का स्टोन निकाला जाता है। उसी प्रकार गॉल ब्लैडर का स्टोन एक कॉम्प्लिकेशन है गॉल ब्लैडर डिजीज का, यानी कि गॉल ब्लैडर डिजीज्ड है, वो काम नहीं कर रहा, तो उसमें स्टोन्स बन गए। अब ये स्टोन फर्दर कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि छोटा स्टोन नीचे आ गया डक्ट में, जॉन्डिस हो गया, पैनक्रेटाइटिस हो गया, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, राइट? सो कॉमनेस्ट कॉज गॉल ब्लैडर, सेकेंड कॉमन प्रॉब्ली रिफ्लक्स, जब आपका एसिड या तेजाब आपकी खाने की नली में जा रहा है, और ये सारे सिम्टम्स आपको हार्ट अटैक जैसे मिमिक कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि लोगों की एंजियोग्राफी हो गई है या कार्डियक काम चल रहा है उनका, और किसी ने ध्यान नहीं देखा उनको गॉल ब्लैडर स्टोन है या रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, यानी कि तेजाब बन रहा है और वो आपकी खाने की पाइप में जा रहा है। सो दीज टू आर कॉमन। उसके अलावा जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, आपने तेज़ मिर्ची वाला खाना खा लिया, उससे गैस्ट्राइटिस हो गया, कभी कभी आंतों में मरोड़ हो गई, आइलियाटिस हो गया, गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी कि नॉर्मल इन्फेक्शन से सबको, डेली बेली आपने सुना ही होगा, बाहर से खाना खाया इन्फेक्शन हो गया, तो ये कॉमन चीज़ें हैं। तो इसीलिए अगर आपको पेट में दर्द है और अगर वो एपिसोडिक है, आपको लगता है कि पिछले हफ्ते भी हुआ था, 2 महीने पहले भी हुआ था, और आपको लगा कि गैस है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये गैस वर्ड बड़ी कॉमन है, मेरे को गैस होती है, फिर वो सर पे चढ़ती है, तो मैंने तो नहीं देखा आज तक कोई गैस सर पे चढ़ते हुए, लेकिन अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपको अपने फिजिशियन और सर्जन से मिलना चाहिए। एंड द सिंपलेस्ट टेस्ट इज एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, ताकि हमें मालूम चल सके कि एटलीस्ट जो आपके सॉलिड ऑर्गन्स है, आपका लिवर कैसा है, गॉल ब्लैडर कैसा है, ग्रॉसली आंतें कैसी हैं, कोई लिम्फ नोड तो नहीं बड़े हुए, एंड सो फोर्थ। सो डॉक्टर, आजकल इंडिया में क्या ये बात सच है कि बहुत सारे लोगों के जो पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो बढ़ गई हैं? बढ़ गई हैं, यस। 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो हमारा लाइफस्टाइल, अगर आप आज देखेंगे हमारा लाइफस्टाइल कितना चेंज हो गया। पहले हमारे ज़माने में पिताजी ने बोला डाइनिंग टेबल पे आ जाओ, खाना खा लो, सब लोग जाके खाना खाते थे। करेक्ट। आजकल मेरे ख्याल से डाइनिंग टेबल्स ही गायब हो गई हैं घरों में से।
राइट? तो कौन वो फैमिली, सेकेंडली, एंड इट्स नॉट के बाय चॉइस, समटाइम्स हमारा वर्क कल्चर ऐसा हो गया, आप लेट आ रहे हैं, बूढ़े माँ बाप ने पहले खा लिया, या पापा लेट आ रहे हैं, वाइफ ने बच्चों के साथ खा लिया, सो वो डाइनिंग टेबल कॉन्सेप्ट के सब बैठ के प्रॉपर होम मेड फूड खाएंगे, वो खत्म होता जा रहा है। ऑर्डरिंग बिकम्स इजी, बाहर से ऑर्डर किया, जल्दी से आ गया, इतने ढेर सारे ऐप्स हैं हमारे पास। एंड थर्डली, काम, बाहर जाना, ये सब चेंज होता जा रहा है। सो विद ऑल दीज थिंग्स पेट की समस्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, एंड ऑल्सो बिकॉज शायद अवेयरनेस आ गई है, तो लोग आर नाउ सीकिंग मेडिकल हेल्प। क्योंकि पहले हमारे ज़माने में दर्द हुआ, एक पुदीना रखा खा लो, एक ये कर लो, या शायद घरेलू कोई एसिडिटी हो गई, नुस्खे अपना लिए। कोई घर के नुस्खे। हाँ। तो अब लोगों को लगता है इट इज़ बेटर के टेक मेडिकल अटेंशन। सो एक, यस, बढ़ भी गई है, दूसरा अवेयरनेस हो गई है, सो पीपल लुक फॉरवर्ड कि हम उसको प्रॉपर उसका डायग्नोसिस कर सकें। तो अब हम जो है वन बाय वन करके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर आपसे बात करना चाहूँगा गॉल ब्लैडर के बारे में, जो पित्ताशय जिसको बोलते हैं। तो इसमें अगर जब स्टोन्स होते हैं तो छोटे स्टोन्स लेकिन बड़ा ट्रबल, तो क्या ये सच है? बिल्कुल ट्रू। सो गॉल ब्लैडर का, जैसे मैंने पहले बताया, गॉल ब्लैडर करता क्या है, राइट? क्योंकि क्वेश्चंस बाद में ये आते हैं कि आप हमारा गॉल ब्लैडर निकाल देंगे, हमारे शरीर का एक अंग निकाल देंगे। सो हम थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। सो गॉल ब्लैडर एक स्टोरेज ऑर्गन है। बाइल आपका गॉल ब्लैडर में नहीं बनता। बाइल या जो पित्त होता है वो आपका लिवर में बनता है, और उसके दो डक्ट्स होते हैं, एक राइट डक्ट, एक लेफ्ट डक्ट, जो नीचे आते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं, और एक छोटा सा पाउच होता है जो गॉल ब्लैडर कहलाता है, राइट? तो जो हमारा एक्सेस ऑफ बाइल होता है, यानी कि जो बाइल ज्यादा बना हुआ है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वहां पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होता है। अब सपोज आपने खाना खाया, खाने के सिग्नल पेट में गए, उन्होंने लिवर को बोला हमें बाइल चाहिए, गॉल ब्लैडर में बाइल था, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, बाइल अंदर चला गया, काम हो गया, राइट? सो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको एग्जाम्पल ऐसे दीजिए, एक झरना लीजिए और एक तालाब लीजिए, राइट? अब बहते पानी में न काई होती है, न एल्गी होती है, न फंगस होती है, साफ पानी होता है। तो जब तक हमारा गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, बाइल आया, बाइल चला गया, आया चला, जब तक ये कर रहा है तो वो बाइल नॉर्मल रहता है। अब इसी को लीजिए, वही पानी आके एक पॉन्ड में जमा हो गया, तो वहाँ काई भी जमा हो गई, मछली और कीटाणु भी आ गए। उसी प्रकार जब गॉल ब्लैडर ये फंक्शन करना बंद कर देता है, तो बाइल आया और बाइल वहां रुका रहा। अब जब रुका रहा, बिकॉज बाइल इज रिच इन कोलेस्ट्रॉल, तो वो कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे क्रिस्टल्स वहां पर कोआलिस हो जाते हैं, मतलब जमा हो जाते हैं, और वो ग्रेवल बनाते हैं, रेती जैसा बन जाता है। और फिर यही रेती, क्योंकि ये काम फिर नहीं कर रहा, वहीं पर स्टैंड स्टिल है, उसके छोटे छोटे स्टोन्स बन जाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनेंगे ना, इनका कोई ऐसा संबंध नहीं है, राइट? लेकिन कोई भी ऐसी बीमारी, राइट, जिसमें आपका गॉल ब्लैडर काम करना बंद कर देता है या कम कर रहा है और बाइल स्टैंड स्टिल पे आता है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स बन जाते हैं। नाउ स्टोन्स पहले स्लज जैसे बनता है, जैसे जिसमें मैंने कहा रेती बन जाती है, फिर छोटे स्टोन, फिर बड़े स्टोन। अब इन सब के कॉम्प्लिकेशन अलग अलग है। जो रेती और छोटे स्टोन्स हैं, वो क्योंकि छोटे हैं, वो आपके डक्ट में जा सकते हैं, डक्ट यानी कि जो पाइप उससे कनेक्ट कर रहा है, हाथों से कनेक्ट कर रहा है, और वहां पर रुकावट कर सकते हैं। अब रुकावट करेंगे तो जॉन्डिस हो सकता है और पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। नाउ बोथ दीज आर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, राइट? सो इसीलिए छोटे स्टोन पास होके जॉन्डिस से पैनक्रेटाइटिस कर सकते हैं। अब यही स्टोन अगर पड़े रहे और ये कॉम्प्लिकेशन ये बड़े हो गए, तो एक बड़ा स्टोन आपके उस पे नेक पे, गॉल ब्लैडर जहां पर आपके डक्ट से मिलता है उसको नेक कहते हैं, राइट? वहां पर आके अड़ गया, अब ये बिल्कुल ही ब्लॉक्ड एरिया हो गया। अब बिल्कुल ब्लॉक हो गया तो सूजन और आ गई, तो उसमें पस पड़ सकती है, तो इसलिए एम्पाइमा, म्यूकोसिस, ये वाले कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अब इसी को अगर साइड में लेके चले, जो डायबिटिक लोग होते हैं उनमें पेन यूजुअली नहीं होगा, क्योंकि अच्छा। उनके पेन के सेंसेशन वैसे ही लीक है, तो उनको साइलेंट, जो सो कॉल्ड साइलेंट स्टोन है, वो साइलेंट नहीं होते, दे कैन कम विद द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एम्पाइमा। सो एक स्टोन या 100 स्टोन्स, 2 मिलीमीटर का स्टोन या 2 सेंटीमीटर का स्टोन, जब भी आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इट शुड बी आउट। दे कैन हैव डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन, उनके कॉम्प्लिकेशन अलग होंगे, बट दे विल कॉज कॉम्प्लिकेशन। नाउ विल ऑल गॉल ब्लैडर स्टोन कॉज कॉम्प्लिकेशन? नो। ओके, राइट? तो ये कहना कि गॉल स्टोन आपको आज सर्जरी करानी चाहिए, गलत है, करानी चाहिए। इट्स नॉट एन इमरजेंसी ऑलवेज,
but it's important to take care of it. इसी के साथ डॉक्टर 2 मेरे क्वेश्चंस और मेरे ज़हन में आ रहे हैं कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि अगर हमने गॉल ब्लैडर का स्टोन्स नहीं हटाया, तो वो आगे जाके कैंसर का रूप ले सकता है। तो क्या इसमें कितना सच है? ना के बराबर। अब मैं ये अगर आप इसको हिस्टोरिकल देखें या क्लिनिकल या साइंटिफिक एविडेंस माने, सो ओवर पीरियड ऑफ 20-30 इयर्स अगर स्टोन पड़ा है, तो वो आपकी अंदर की लाइनिंग को इरिटेट कर सकता है, गॉल ब्लैडर की अंदर की लाइनिंग को। और अंदर की लाइनिंग एनी इरिटेशन, इसको हम अगर हम सिमुलेट करें, सपोज आपके दांत टेढ़े हैं, वो आपके बक्कल म्यूकोजा पर इरिटेट करते रह रहे हैं, इरिटेट, तो वहाँ की लाइनिंग चेंज होएगी और फिर वो कैंसर बना सकते हैं। उसी प्रकार स्टोन कैंसर नहीं बनाता, बट स्टोन इरिटेट कर सकता है ओवर डिकेड्स, राइट, एंड देन इट कैन फॉर्म कैंसर। सो वन ऑफ द प्रीकर्सर कैन बी स्टोन्स, बट सारे स्टोन कैंसर बनाएंगे ये ट्रूथ नहीं है। ओके। और सेकंड सब क्वेश्चन ये है कि बहुत लोग जो हैं वो बोलते हैं कि अगर गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाता है, तो उसके बाद जो है खाना पचता नहीं है, उनको बर्प्स आते रहते हैं, एसिडिटी रहती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत थोड़ी सी। अगर हम ये मान के चलें, गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स क्या है, अगर आपके स्टोन है, नॉन फंक्शनल गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स क्या है, बेल्चिंग, ब्लोटिंग एंड लेस देन 40%, यानी कि 40% से कम लोगों को पेन होता है। अब लोग ये भी कहते हैं कि मेरे को तो इधर पेन नहीं हुआ। अब गॉल ब्लैडर का पेन हमेशा यहाँ नहीं होता, इट कैन बी लेफ्ट साइडेड ऑल्सो, इट कैन बी शोल्डर ऑल्सो, इट कैन बी बिहाइंड द बैक ऑल्सो, इंटरस्कैपुलर पेन भी हो सकता है। सो ये सारे सिम्टम गॉल ब्लैडर के हो सकते हैं। अब क्या ये सारे सिम्टम सिर्फ गॉल ब्लैडर से? मे बी नॉट। सो हो सकता है आपको रिफ्लक्स हो और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो। अब हमने गॉल ब्लैडर में स्टोन्स देखे, सिम्टम्स वो देखे, हमने गॉल ब्लैडर निकाल दिया, हमने रिफ्लक्स का कुछ नहीं किया, तो रिफ्लक्स कंटिन्यू हो सकता है। तो ये कहना कि गॉल ब्लैडर के बाद मुझे रिफ्लक्स आ गया, दैट इज रॉन्ग। और ये कहना कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद हमें रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी पड़ती है, ये भी गलत है। अगर आप मेरे पेशेंट से बात करेंगे, मैं अगले दिन को जाके बोलता हूँ खाइए पीजिए ऐश कीजिए, कुछ भी, राइट। लेकिन नाउ डज इट मीन हमें बहुत फैटी एंड फ्राइड मील खानी चाहिए? वो हमें वैसे भी नहीं खानी चाहिए, वो हमारे पेट के लिए वैसे भी नहीं बनी, राइट। बट अदरवाइज आप नॉर्मल घर का खाना जो नॉर्मल तेल घी में बनता है, नॉर्मल तेल घी में बनता है, आप खा सकते हैं। सो ये मिथ है कहना कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद पाचन शक्ति कम हो जाती है, हमें ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। हमारे सारे पेशेंट्स को मैं ये बोलता हूँ, अगर कोई सुन रहा है तो एग्री करेगा, नेक्स्ट डे चलिए फिरिए, उठिए, बैठिए, नहाइए, धोइए, जो मर्जी कीजिए, द वेरी नेक्स्ट डे। ओके। क्या एक और क्वेश्चन जो है, जो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स भी होती हैं, जो मैं नाम नहीं लूँगा, कि इनका जो इलाज है गॉल ब्लैडर का, वो दवाइयों से हो जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आप वो प्लीज़ बताइए? ज़ीरो। गॉल ब्लैडर स्टोन्स नीड सर्जरी, फुल स्टॉप। तो मैंने भी ऐसे कई सो कॉल्ड एड्स एंड सो कॉल्ड क्लेम्स सुने हुए हैं कि आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में हम इसका इलाज कर देंगे, उसका इलाज कर देंगे। हमारे बहुत पेशेंट हैं जो कि जिनको मैं हम बोलते हैं कि आप स्टोन निकाल लीजिए, वो आके कहते हैं हम पहले आयुर्वेदिक ट्राई करेंगे, होम्योपैथी ट्राई करेंगे। वो लोग ट्राई करते हैं, फिर 1 साल बाद आते हैं, कहते हैं सर हमने लिया था, वो ख़त्म हो गया, और पहले वो हमारा 12 एमएम का था, अब वो 10 एमएम का रह गया है। तो सी वी मस्ट अंडरस्टैंड, गॉल ब्लैडर स्टोन को जब हम देखते हैं, अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट वे टू सी, राइट। ना जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आप एक माउस के साथ उसको मेजर करते हैं। अब माउस में आप मेजर 2 मिलीमीटर आगे पीछे हो सकता है, 2 मिलीमीटर, राइट। सो ये सोचना कि हमने दवाई ली और पहले वो 12 मिलीमीटर का था, वो 13 का रह गया या 12 वो हो गया, ये सब मिथ है। स्टोन इज अ स्टोन इज अ स्टोन, इट शुड बी आउट। और अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, द ओनली वैलिड साइंटिफिक आंसर इज योर गॉल ब्लैडर हैज टू बी आउट। आपको कोलिसिस्टेक्टमी करानी है, अब वो आप लेप्रोस्कोपी कराएं या रोबोटिक कराएं, वो आपका चॉइस है, बट यू नीड सर्जरी। क्या यही सिचुएशन, जैसे दूसरे बेली इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हर्निया की बात करते हैं या फिर पाइल्स की बात करते हैं, तो उनके साथ भी यही सिचुएशन होती है, या उनको हम दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं? सो आते हैं हर्नियाज पे, राइट। नाउ हर्निया, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हर्निया एक फिजिकल डिफेक्ट है। हर्निया क्या है? आपकी मांसपेशियों में एक डिफेक्ट या छेद है या वीकनेस है, जहाँ से आपके अंदर का कोई भी एब्डोमिनल कंटेंट, वो आपकी चर्बी हो, जिसको हम ओमेंटम बोलते हैं, या छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स, या बड़ी आंत का कोई पार्ट या पूरा पार्ट बाहर आ रहा है। सो फिजिकल डिफेक्ट जिसमें से कुछ बाहर आ रहा है।
क्योंकि ये फिजिकल डिफेक्ट है तो उसको फिजिकली करेक्ट करना पड़ेगा, और फिजिकल करेक्शन का मतलब इसकी सर्जरी होगी। सो कोई भी आसन, कोई भी आयुर्वेद, कोई भी तेल, मालिश, जादू टोना से हर्निया ठीक नहीं होगा, एक्सेप्ट एक्सट्रीमली वेरी फ्यू। छोटे बच्चों का हर्निया जो अपने आप स्पॉन्टेनियस ठीक हो सकते हैं, न्यूबॉर्न्स की बात कर रहा हूं मैं। उसके अलावा अडल्टहुड पे जो हर्निया है, इट हैज टू बी करेक्टेड। अगेन, हर्निया रोबोटिक भी किया जा सकता है, लेप्रोस्कोपिक भी किया जा सकता है। न्यू थिंग इज रोबोटिक, आई वुडंट से न्यू, बट ऑलमोस्ट 1 decade 2 decades नाउ। एंड हर्निया के बाद भी हर्निया की सर्जरी आजकल इतनी सरल हो गई है कि आप आइए, सुबह सर्जरी कराइए, 20-25 मिनट की, 1 घंटे की सर्जरी होती है। हर्निया का डिफेक्ट क्लोज करके जाली लगाई जाती है, एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स यू कैन एक्चुअली गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। सो अगले दिन से जो पहले हम सुनते थे, स्कूटर में किक नहीं मारना, सीढ़ी नहीं चढ़ना, वेट नहीं उठाना, सब्जी नहीं लेके आना, ये सब खत्म हो गया है। सो आप नेक्स्ट डे से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सो हर्निया इज चेंज स्पेशली आफ्टर रोबोटिक सर्जरीज। और अब अगर हम पाइल्स की बात करें, सो अगर हम पाइल्स देखें तो हम पाइल्स की जगह बात करते हैं ब्लीडिंग पर रेक्टम की, कि अगर आपको लगता है जब आप वॉशरूम यूज कर रहे हैं, आप पॉटी करने जाते हैं, तब आपको ब्लीडिंग हो रही है। नाउ ब्लीडिंग इज एन एबनॉर्मल थिंग, राइट? इट इज एबनॉर्मल, ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है। सो एनी टाइम किसी को भी ऐसा लगता है कि उसने ब्लड देखा है अपने पॉट पे और उसको लगता है कि ब्लीडिंग हो रही है, ये एबनॉर्मल है, नीड्स मेडिकल अटेंशन। आपको ये सोचना कि मुझे लगा मैंने खाना गलत खा लिया था, या मुझे लगा इन्फेक्शन है, ये गलत है। इट कुड बी अ वार्निंग साइन, राइट? नाउ ब्लीडिंग जो नॉर्मल सर्कमस्टांस है, नॉर्मल पॉपुलेशन में बहुत कारण से हो सकती है। पाइल्स इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज, राइट? कॉमनेस्ट कॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इट इज यूजली पेनलेस। आपने स्टूल पास करने गए, आपको कॉन्स्टिपेशन था, आपने देखा थोड़ी ब्लीडिंग हो रही, तो आपको लगा कि पाइल्स हो सकते हैं। तो ये कॉमन मैन को लगता है मुझे पाइल्स है, वो सेल्फ डायग्नोसिस। फिर वो आजकल गूगल देवता है, वो आजकल चैट जीपीटी भी आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आदमी अपनी इंटेलिजेंस यूज नहीं करना चाहता, आर्टिफिशियल यूज करना चाहता है। मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि आप अपनी कार तो खुद रिपेयर नहीं करते, आप अपना गैस पाइप खुद रिपेयर नहीं करते, बिजली के तारों के लिए इलेक्ट्रिशियन बुलाते हैं, बट इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी के लिए आप चैट जीपीटी और गूगल को सर्च करना शुरू कर देते हैं। खैर, सो ब्लीडिंग पर रेक्टम हेमोराइड्स हो सकता है। हेमोराइड्स मेडिकल टर्म है, पाइल्स उसका दूसरा नाम है। और पाइल्स को भी हम ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके एक सर्जन को एग्जामिन करना चाहिए। कई लेडीज ऐसी होती है, उनको लगता है कि हम शायद अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दें, विच इज अगेन नॉट द बेस्ट। देयर आर फ्यू गायनेकोलॉजिस्ट जो इसको बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं, बट ब्लीडिंग पर रेक्टल इज अ सर्जिकल डोमेन, तो ये आपको सर्जन को दिखाना चाहिए, राइट? सो अगर ब्लीडिंग है, सर्जन देखेंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे आपको कौन सा ग्रेड का हेमोरॉइड्स या पाइल्स है, एंड डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ पाइल्स आपको सर्जरी सजेस्ट की जा सकती है, अवॉइड भी की जा सकती है। सो डू ऑल पाइल्स नीड सर्जिकल ट्रीटमेंट? नो, सम नीड सर्जिकल ट्रीटमेंट, सम कैन बी मैनेज। तो कुछ चीज़ें कंजर्वेटिव कर सकते हैं, कुछ दवाइयाँ होते हैं, कुछ ऑइंटमेंट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, हाई रेफेज डाइट करना है, जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के होते हैं। फिर उसके बाद कुछ हमारे पास अलग तरीके होते हैं जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं। आजकल लेज़र हमारे पास बहुत अच्छे हैं, तो उसको एज एन ओपीडी प्रोसीजर हम कर सकते हैं। एंड कुछ केसेस में जहाँ पर बड़ा है, तो वहाँ पर स्टेपलर हेमोरेक्टमी या ओपन हेमोरेक्टमी हम बोल सकते हैं। सो all piles don't need surgical intervention. Few of them, yes, few can be managed conservatively. तो पाइल्स के लिए ये है। उसके अलावा फिशर जैसे अल्सर हो सकता है, लेकिन ओल्ड एज, नॉट जस्ट ओल्ड एज, अगर आप बियॉन्ड 40 हैं और आपको ब्लीडिंग पर रेक्टम है, तो एक कंप्लीट कोलोनोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज हो सकता है ऊपर कोई ट्यूमर हो, कोई अल्सर हो, कोई ऐसा साइन हो जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं और जो पकड़ में नहीं आया। सो ऑल पीपल बियॉन्ड 40, समटाइम्स इवन 35 इफ इंडिकेटेड, अगर आपको ब्लीडिंग पर रेक्टम है, एक कंप्लीट कोलोनोस्कोपी जरूर होनी चाहिए। फिर लोकल ट्रीटमेंट जो भी आपको बीमारी आती है उसके मुताबिक उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये हमें कब डिसाइड करना चाहिए? जैसे सपोज़ कि अगर किसी भी इंसान ने एक बार देखा कि उनके स्टूल में जो है वो ब्लड निकला है, तो क्या फर्स्ट डे ही उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या ये कंटिन्यूअसली हो रहा है? लाइक वो कौन-सा मोमेंट है जब उनको एक मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए? आपने अपना स्विच टच किया और आपको करंट आया, कितनी बार करंट लगने के बाद आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए? पहली बार। पहली बार। तो आंसर सेम है, पहली बार। दिस इज एबनॉर्मल।
Bleeding in the stool is abnormal, right? लोग कहते हैं ना कि खुदा खुद नहीं आ सकता, माँ को भेज देता है। उसी प्रकार खुदा खुद नहीं आते, आपको इंडिकेशंस देते हैं कि देयर समथिंग रॉन्ग विद योर बॉडी। सो फर्स्ट टाइम दैट यू सी ब्लड इन योर स्टूल, ब्लड इन द स्टूल इज एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल है तो हो सकता है ये एक बड़ी बीमारी का छोटा सा साइन है जो आप मिस कर रहे हैं, राइट? तो अगर आपके स्टूल्स में ब्लड है पहली बार, थोड़ा सा, छोटा सा, इसको अपने आप डिफाइन मत करिए, गेट योरसेल्फ एग्जामिन्ड। हो सकता है सर्जन आपको एग्जाम में जाके बोले कि आपको ग्रेड 1 पायल से कुछ नहीं करना, सब ठीक है, ये दवा लीजिए, ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप निश्चिंत तो हो गए ना, राइट? सो इसीलिए करंट पहली बार लगे तो पहली बार में चेक करवाना चाहिए। वेरी वेल सेड। हम यहाँ पे पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं तो बड़ा आसान होता है कि सर्जरी करवा लीजिए या डॉक्टर्स के पास चली जाइए, बट जब खुद पे बीतती है, अगर मुझे कहा जाए खुदा न खास्ता कि कभी कोई सर्जरी करवानी पड़े, तो वो बहुत ही ना अजीब सा लगता है। मतलब यू फील लिटिल अफ्रेड, आपको थोड़ा सा डर लगता है, या आपको लगता है हम चलो देख लेंगे, हम बाद में इसको कर लेंगे। तो आज के ज़माने में जो है सर्जरी काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है, बिकॉज़ अगर हम जब पहले की बात करते हैं, मैं अपने पापा-मम्मी की बात करूँ या अपने ग्रैंड-पेरेंट्स की बात करूँ, तो सर्जरी यूज्ड टू बी अ वेरी बिग थिंग। ओह एब्सोल्युटली, तो मतलब इवेंट उस होता था। हाँ, उससे 1-2 दिन पहले क्या हफ़्ते पहले नींद आपकी उड़ जाती थी। तो अब जो सर्जरी की जो एक जो आई वुड से कि एडवांसमेंट हुई है, तो अब ऐसा है कि शायद उतनी पेनफुल या उतना दर्द नहीं होता है। तो ये पूरी जर्नी जो है सर्जरी की, आप प्लीज़ दर्शकों को बताइए। सो आई हैव बीन डूइंग सर्जरी, मैं करीब-करीब 30 साल से सर्जरीज़ कर रहा हूँ। सो मैं आपको लास्ट 5 डेकेड का कुछ-कुछ बताता हूँ। पहले की सर्जरीज़ यूजुअली ओपन सर्जरीज़ होती थी। ओपन मतलब हमें किसी भी जगह को खोल के सर्जरी करनी पड़ती थी। अब हम ऐसा करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, लेट्स टेक अ हर्निया, क्योंकि हर्निया सब ज़्यादातर बड़ी कॉमन चीज़ है, लोगों ने बहुत सुना होगा। तो अगर हम हर्निया ले लें, पहले जब हम सर्जरी करते थे हर्निया में, तो हमें पेट को या उस एरिया को काटना पड़ता था। सो इसको हम अलग, जैसे एक अम्बिलिकल हर्निया या हम पेट का हर्निया ले लेते हैं, राइट? अगर किसी को यहाँ पर हर्निया है, नाभि से निकल रहा है या उसके ऊपर कोई बड़ा सूजन है, तो पहले ज़माने में हम उसको काटते थे, खोलते थे, उसको स्टिच करते थे, राइट? अब क्योंकि काटते थे, टिश्यूज़ को करते थे, स्टिच करते थे, टाइट करते थे, तो इट यूज्ड टू बी वेरी पेनफुल, नंबर 1। सेकंड, हमारा जो एनेस्थीसिया था, एनेस्थीसिया की जो ड्रग्स थी, वो अलग थी। वो ब्लड में बहुत देर तक रहती थी। सो सर्जरी के बाद भी 5-6 घंटे तक आदमी थोड़ा बेहोश ऐसे रहता था, उल्टी आती थी, चक्कर आते थे, चल नहीं पाता था एंड ऑल दैट। सो रिकवरी यूज्ड टू बी लॉन्ग। उस समय क्योंकि हम स्टिच कर रहे थे और हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं लगा रहे थे, रीइंफोर्स जिसको कहते नहीं कर रहे थे, तो हम कहते थे 3 महीने तक स्कूटर पे किक नहीं मारना, वज़न नहीं उठाना, फल-फ्रूट भी नहीं उठाने, छींकना नहीं, खाँसी नहीं करनी, बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शन होते थे। सो बिकॉज़ ऑफ एनेस्थीसिया एंड ओपन सर्जरी। देन केम द एरा ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। उसके बाद एरा आया लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का, यानी कि की होल सर्जरी। सो जो चीज़ हमें काट के करनी थी, वो हम छोटे-छोटे छेद बना के शरीर के अंदर जाके, स्पेशली एब्डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर जाके उसको अंदर से देख के उसको करेक्ट कर सकते थे। सो अप्रोच चेंज्ड, यानी कि इतना बड़ा काटना, टाइट से स्टिच करना, फिर उस पे जाली लगाना, फिर उसको बंद करना, से सब चेंज होके अब 3-3, 4-4, 5-5 मिलीमीटर के 2 या 3 छेद, दैट्स इट। सर्जरी जो 1.5 या 2 घंटे लगता था, टू अबाउट 20 मिनट्स टू 40 मिनट्स, राइट? वो इमीडिएटली चेंज हो गया। एनेस्थीसिया की ड्रग्स बेटर हो गई। तो पहले वो जो ग्रॉगीनेस रहता था कि जी मैं उसके बाद भी नशा है, वो है, अब टाइट्रेटेड एनेस्थीसिया है। जो न्यूअर ड्रग्स हैं, दे डोंट स्टे इन द ब्लड फॉर वेरी लॉन्ग। आप, मैंने बोला सर्जरी खत्म, एनेस्थेटिस्ट ने ऑफ किया, 2 मिनट के अंदर आप होश में हैं, 10 मिनट के बाद आप बैठ बैठ सकते हैं। सो एनेस्थीसिया हैज़ चेंज्ड, राइट? सर्जरी हैज़ चेंज्ड। सो पिछले 2 डेकेड में लेप्रोस्कोपिक हैज़ रियली रेवोल्यूशनाइज्ड द होल सर्जरी। व्हाई? कट छोटे हो गए, रिकवरी जल्दी हो गई, छोटे-छोटे वो हो गए, प्लस रीइंफोर्समेंट मटीरियल। पहले जो हमारा रीइंफोर्समेंट मटीरियल पॉलीप्रोपिलीन आता था, उसके जो जाल आता था, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी, वो कितने हेवी मटीरियल का बनता था, तो उससे जो टाइटनेस रहती थी, वो सब चेंज हो गया। अब जो मेश आ रहे हैं, वो न्यूअर जनरेशन के हैं, उनके पोर साइज़ छोटे हैं, अल्ट्रा लाइट हैं। सो सो मटीरियल चेंज हो गया, उसका फिक्सेशन चेंज हो गया, आपकी अप्रोच चेंज हो गई, आपका अंदर जाके टिश्यूज़ को टीज़ करने का चीज़ चेंज हो गई। सो वो बेटर हो गई। In the last 1.5 decade has come robotic surgeries. Now, so robotic has totally changed it.
अब वही वाली सर्जरी जो आप पहले कर रहे थे लैप्रोस्कोपिकली और उसमें आप अंदर जाल लगा रहे थे और स्क्रूज लगा रहे थे विच यूज्ड टू बी स्लाइटली पेनफुल, रोबोटिक ने टोटल चेंज कर दिया। अब व्हाट यू डू इज कॉल्ड एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन। सो अगर आप इसको ऐसे देखिए कि एक छेद है, आपने पहले क्या किया, आपने उसको काटा, ऊपर से जाली लगा दी। लैप्रोस्कोपी में आप नीचे से गए, नीचे से जाली लगा दी, छेद वही का वही है। रोबोटिक्स में आप अंदर गए, मसल्स लेयर के बीच में गए, उनको रिपेयर किया, फिर जाल लगाया और उसको जो पेरिटोनियम जो अंदर की लेयर है उसको बंद कर दिया। तो एक तो जाल आपकी आंतों से टच नहीं कर रहा, सो चांसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बिकम्स मिनिमम। फिर रोबोटिक आर्म्स मैग्नीफाइड है, पेन कम है, रिकवरी फास्ट है, स्टिच नहीं है। सो इन द लास्ट 3 डेकेड्स फ्रॉम अ टाइम कि आपको 3 महीने तक खांसना नहीं है, वजन नहीं उठाना, टू टुडे जब हम सर्जरी करके हर्निया सर्जरी के बाद कहते हैं नेक्स्ट डे से चलिए फिरिए उठिए बैठिए नहाइए धोइए सीढ़ी चढ़िए कार चलाइए अपने नॉर्मल वर्क पे जाइए। इवन स्टार्ट योर नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप नॉर्मल वॉक पे जा रहे हैं, आपने टेनिस खेलना है या कुछ करना है, यू कैन स्टार्ट वेरी अर्ली। सो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। सो वो जो फ्राइट होता था ना, अब कल हमारी सर्जरी है, वो 2 रिश्तेदार आएंगे, आपकी सर्जरी होगी, बड़ा सा कट होगा। अब वी हैव पेशेंट्स जो ओवरसीज ट्रैवल करके आते हैं, वो 10-10 12 घंटे की फ्लाइट लेके आते हैं, एक दिन में हमारे साथ एडमिट होते हैं, सर्जरी कराते हैं, तीसरे दिन 12 घंटे की फ्लाइट लेके वापस चले जाते हैं। सो वो जो एरा था वो चेंज हो गया। सो नाउ सर्जरी इज सिंप्लीफाइड, इजी, एनेस्थीसिया हैज बिकम एक्सट्रीमली गुड, post operative pain is so less that you can get back to your normal life within a day or two. करेक्ट। आई थिंक जो ये पॉडकास्ट है ये मेरी मम्मी को भी सुनना चाहिए, क्योंकि माय मदर इज़ आल्सो हैविंग हर्निया फ्रॉम पास्ट मैनी इयर्स। तो आई थिंक उनका भी यही एक जो है रीअपीयर हुई है कि एक थिंकिंग पैटर्न बना हुआ है, एक परसेप्शन बना हुआ है कि पेनफुल होता है, फिर वो उसके बारे में सोचती हैं कि अच्छा ये करवानी है कि नहीं, उसका पूरा गणित करती हैं, एंड शी 74। तो आई थिंक ये पॉडकास्ट जो है काफ़ी सारे लोगों के परसेप्शन को चेंज करेगा कि अब वो ज़माना नहीं है कि जहाँ पर आपको महीने लगते हैं, हफ्ते लगते हैं, और इसके साथ में बहुत सारे मिथ्स भी जुड़े हुए हैं आई थिंक सर्जरी के। फॉर एग्जांपल कि बारिशों में सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, पस पड़ने का खतरा ज़्यादा हो जाता है, मैंने बहुत सुना है। या आजकल या जैसे बारिश का सीजन चल रहा है तो करेक्ट, बहुत लोगों को होता है। करेक्ट, और दूसरा होता है दूध नहीं पीना चाहिए, पस पड़ एग्ज़ैक्टली, जाती है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स के साथ में ऐसे बहुत सारे मिथ्स को डिबंक करिए सर्जरी से जुड़े हुए। सो पहले तो बारिश का ले लेते हैं, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है। सो अगर आप लोगों को लगता है कि बारिश में सर्जरी नहीं करानी चाहिए, ये गलत सोच है। ये सोच जाती है पिछले 40-50 साल पुरानी सोच, यानी कि जब हमारे थिएटर्स इतने इक्विप्ड नहीं होते थे, हमारे पास डिह्यूमिडिफायर्स नहीं होते थे, ओटीज़ डिफरेंट होते थे, हॉस्पिटल डिफरेंट होते थे, प्लस सैनिटेशन एंड स्टरलाइजेशन के टेक्निक्स बहुत ओल्ड होते थे। तब उस टाइम में क्योंकि स्टरलाइजेशन नहीं हो सकता था, इक्विपमेंट नहीं हो सकता था, उनमें रस्ट लग जाता था, तो उस ज़माने में शायद सर्जरी कराना थोड़ा डेंजरस हो सकता था। व्हाई? बिकॉज़ स्टरलाइज़ेशन टेक्निक्स ठीक नहीं थी। इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज़ ठीक से नहीं कर सकते थे। फिर पोस्ट ऑप ड्रेसिंग्स ठीक नहीं होती थी एंड सो फोर्थ। इन द लास्ट 30-40 इयर्स, राइट, एटलीस्ट 30 इयर्स जब से मैं सर्जरी कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि हमने कोई ऐसा डिस्टिंक्शन रखा है जिसमें बारिशों में करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। इट्स जस्ट अ प्योर मिथ। ना आपके इन्फेक्शन के चांसेस, ना आपके रिकरेंस के, ना आपकी रिकवरी के चांसेस चेंज होते हैं सीज़न से। You will have the same recovery, same recurrence, same infection all year round. So बारिश में नहीं करानी चाहिए, ये total myth है। You can freely go to any good hospital. Of course, if आजकल सभी हॉस्पिटल बहुत क्लीन हॉस्पिटल्स हैं, all surgeons take a very good sterilization techniques. So I don't think so this myth stands no value anywhere. बारिशों में करा सकते हैं। दूसरा, दूध नहीं पीना चाहिए, सर्जरी के बाद पस पड़ जाती है। अब दूध इसलिए नहीं पीना चाहिए कि वो सफ़ेद होता है और पस सफ़ेद होती है, इसलिए सफ़ेद पीने से सफ़ेद हो जाएगा, तो मेरे को दूध पीना चाहिए, शायद मैं गोरा हो जाऊँ। लेकिन मैं गोरा नहीं हुआ, वैसे मैं दूध नहीं पीता, लेकिन तो ये भी मिथ है। आप जो मर्ज़ी खाइए, पीजिए, किसी भी खाने से आपके शरीर में या आपके वुंड में पस पड़ेगी, ये नहीं होता। सो आप फ्रीली सर्जरी करा सकते हैं, स्पेशली विद लेप्रोस्कोपिक। तो आजकल ना स्कार्स होते हैं, ना स्टिच होते हैं, ना बैंडेज होते हैं। सो दिस इज़ जस्ट अ मिथ। अभी आपने इससे पहले जो था रोबोटिक सर्जरी के बारे में बात की थी, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि चलो एक डॉक्टर के हाथों से ऑपरेट होना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन एक रोबोट
तो ये जो एक इंडियन परसेप्शन बना हुआ है रोबोटिक सर्जरी को लेकर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। एंड देन आई विल आस्क यू ब So when we say robotic surgery, actually इसमें गलती मेरी है. When I say robotic surgery, I should say robot assisted surgery. तो it is robotic assisted surgery. So it is not कि डॉक्टर पीटर्स वहाँ कोने में बैठे हुए हैं, इधर पेशेंट है, एक रोबोट आएगा सर्जरी कर जाएगा. तो it is not robot who does the surgery. It is me who does the surgery. I use the robotic arms. So it is assisted surgery. So surgery सर्जन ही करता है एक रोबोटिक कंसोल में बैठ के. एडवांटेज 360 डिग्री. अब अगर मैं सेकंड जो हमारा मेन टॉपिक है, जो आई थिंक आजकल हर आई थिंक 2 या 3 में से 1 व्यक्ति इससे जूझ रहा है, वो है मोटापा। क्योंकि जैसे आपने डॉक्टर पहली बात कही थी कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो चुकी है, तो लोग खा रहे हैं, उससे बेली के इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो ओबेसिटी जो है वो भी बहुत आजकल इम्पोर्टेंट ज्वलंत विषय है। तो उसमें भी आजकल डॉक्टर ये हो गया है कि जैसे-जैसे साइंस एडवांसमेंट कर रही है कि कुछ आजकल बहुत सारे देखने को मिलता है कि आप ये डाइट प्लान ट्राई करिए, आप ये ट्राई करिए, या फिर आप कोई वर्कआउट के ऐप्स बन चुके हैं, या लोगों ने अपने कस्टमाइज़्ड जिम के वो बना रखे हैं, वर्कआउट प्लान्स बना रखे हैं, या फिर आजकल वेट लॉस के जो हैं पिल्स आ चुकी हैं, इंजेक्शंस आ चुके हैं, सब कुछ है। तो इन सब ऑप्शंस के बीच में सर्जरी को लोग लास्ट ऑप्शन मानते हैं, तो क्या सर्जरी की अब ज़रूरत है भी, या ये सब से सही हो जाएगा? सो नंबर 1, मोटापा एक बीमारी है. मैं इलाज तब कराऊंगा जब मैं ये मानूंगा कि मैं बीमार हूं. हम ट्रीटमेंट तब कराएंगे जब पहले हम एक्सेप्टेंस करेंगे कि वी नीड सम ट्रीटमेंट. ठीक है ना. तो पहली बात, मोटापा एक बीमारी है. और ये क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, WHO कह रहा है. WHO हैज क्लासिफाइड ओबेसिटी एज ए डिजीज. राइट. सबसे सरल तरीका है, आप अपना BMI कैलकुलेट कर लें. BMI कैलकुलेटर आपको नेट पे मिल जाते हैं. आप गूगल पे जाएंगे, BMI कैलकुलेटर डालेंगे, अपना हाइट और अपना वेट डालेंगे, आपका BMI आ जाएगा. ठीक है ना. सो अगर आपका BMI 25 के नीचे है तो लार्जली आप ठीक है. राइट. अगर 25 के ऊपर है तो आपको क्लास 1 मोटापा बोला जाएगा. 30 के ऊपर है क्लास 2, 35 के ऊपर है क्लास 3. ये पहले 2.5 BMI ऊपर था. पहले आज से करीब 1-1.5 साल पहले 27.5 तक नॉर्मल माना जाता था. तो 27.5 के ऊपर क्लास 1, 32.5 के ऊपर क्लास 2 और 37.5 के ऊपर क्लास 3. अब इसका 2.5 BMI नीचे कर दिया तो 25, 30, 35 लेते हैं. सो स्टेटमेंट और जो गवर्निंग बॉडी से दुनिया की, अगर आपका BMI 30 के ऊपर है और आपको एसोसिएटेड कोमोर्बिडिटीज यानी कि आपको उससे जुड़ी हुई बीमारियां, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डिसलिपिडीमिया यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ऊपर है, डायबिटीज, इनफर्टिलिटी, स्नोरिंग, जॉइंट पेन, कोई भी रिलेटेड कोमोर्बिडिटीज हैं, सर्जरी शुड बी द फर्स्ट चॉइस. अगर आपका BMI 35 के ऊपर है और अभी तक इनमें से कोई बीमारी नहीं हुई है, फिर भी सर्जरी इज द फर्स्ट चॉइस. सो सर्जरी इज नॉट द लास्ट चॉइस. हाउएवर, जैसे मैंने बताया, हर एक ग्रुप है. जैसे कि हम इसको बड़ा सरल तरीके से मान लेते हैं. मैंने अपने घर से दूध लेने जाना है, फर्स्ट चॉइस मैं पैदल जाके गया. मेरे को अपने घर से टेनिस खेलने जाना है जो 10 किलोमीटर दूर है, मैंने कार ले ली. मेरे को अपने बेटे से US मिलने जाना है, मैंने फ्लाइट ले ली. राइट. तो उसी प्रकार अगर आपको सिर्फ आप ओवरवेट हैं और क्लास 1 ओबीस हैं, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. यानी कि डाइट, एक्सरसाइज एंड समटाइम्स ड्रग्स और नॉन सर्जिकल वेस्ट जैसे कि इंट्रागैस्ट्रिक बलून हो गया, या आजकल कुछ मेडिसिन जो आ गई हैं. राइट. अगर आप क्लास 2 के ऊपर हैं, देन प्राइमरी थिंग शुड बी सर्जरी. अब हम आजकल क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में रह रहे हैं, मीडिया की दुनिया में रह रहे हैं, तो इंस्टाग्राम में बहुत ढेर सारे आजकल आते हैं, नो डाइट, नो क्रैश डाइट, नो जिम एंड यू कैन लूज वेट. सो इंसान को ना लालच देना बड़ा आसान है. तो हम लालच झूठ से दे सकते हैं. 500 रुपये जमा कराइए, शाम तक 10,000 हो जाएंगे. राइट. ये लालच है. ढेर सारे एप्स एंड गेम्स हैं जिसमें वो आपको लालच देते हैं कि मतलब आप पैसा जल्दी कमा सकते हैं. तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी वार्निंग्स निकालती है कि डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप. सो मेरा भी यही आपसे कहना है कि डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप, कि बिना एक्सरसाइज, बिना डाइट, बिना उसके आपका मोटापा कम हो जाएगा. आज सुबह मैंने एक रील देखी थी जिसमें वो एक
बता रहे हैं कि आपने कोई क्रैश डाइट नहीं लेनी, एक्सरसाइज भी नहीं करनी, दवाई भी नहीं लेनी और आपके 6 पैक आप भी बन जाएंगे। तो आई एम जस्ट सरप्राइज्ड। तो प्लीज डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप्स, राइट? मोटापा कम करने के लिए डाइट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन यानी कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा खाते हैं, कैसा वर्क करते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज, नाउ एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जिम जाना है। एक्सरसाइज कैन बी एनी फिजिकल थिंग। आप स्किपिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, लॉन टेनिस कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एनी फिजिकल वर्क वेर इन यू मूव योर बॉडी, राइट? दैट इज गुड। एंड फिर सेलेक्ट सब ग्रुप ऑफ पेशेंट, बहुत सेलेक्ट लोगों के लिए हम दवाइयाँ भी देते हैं। नाउ ऐसी दवाइयाँ कि मैं घर बैठा रहूँ, छोले भटूरे भी खा लूँ और दवाई खा लूँ और एक्सरसाइज भी ना करना पड़े और वजन कम हो जाएगा, आज तक दुनिया में नहीं बनी और ना बनेगी, राइट? और अगर आप इन सो कॉल्ड इंजेक्शंस जो आजकल आ गए हैं उनका कैटलॉग भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी उन्होंने बोला है वेट लॉस अंडर सुपरवाइज्ड डाइट कंट्रोल, यानी कि जो सब्जेक्ट्स के ऊपर ये स्टडी की गई है उनको उतनी कैलोरी की डाइट दी गई उतने पीरियड में और इतना एक्सरसाइज उन्होंने किया। तो अगर आप ये 3 लेंगे, ड्रग, एक्सरसाइज एंड फूड, ये तीनों इंपॉर्टेंट थे टू गेट टू अ कंट्रोल्ड रिजल्ट। अब अगर आप ये सोचिए कि 2 तो मैं करूंगा नहीं और मैं सिर्फ ये मैजिकल शॉट ले लूंगा और इससे मेरा वजन ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो सर्जरी इज मेनस्टे फॉर क्लास 2 विद कोमॉर्बिडिटीज एंड क्लास 3 उसके नीचे एक्सरसाइज, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड इन सम सुपरवाइज्ड केसेस ड्रग्स कैन बी यूज्ड। डॉक्टर, दो और इसमें चीज़ें जो होती हैं वो खाना ही जुड़ी हुई हैं हम सबकी। पहली तो ये है कि अगर मैंने सर्जरी के माध्यम से अपना वज़न कम किया तो ये तो चीटिंग है, ठीक है? और दूसरा ये होता है कि एक बार तो सर्जरी करवा ली, फिर से मोटापा आ गया तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में आप प्लीज़ में बताइए। सो नंबर 1 चीटिंग, ये मेरे बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि हम बताना नहीं चाहते लोग क्या सोचेंगे। सो पहली बात तो आपको अपनी हेल्थ की चिंता करनी, लोगों की नहीं। दूसरी बात, यू आर नॉट आंसरेबल टू लोग। आपको लोगों को आंसर नहीं करना, आपकी जिंदगी आपको ठीक होना है। अब ये तो वो वाली बात हो गई कि मेरी आंखें वीक है, अब मैं चश्मा पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अब या तो मैं ठीक से देख लूं चश्मा पहन के, या मैं ये चिंता कर लूं लोग क्या कहेंगे मैं चश्मा पहनता हूं। अरे सर्जन है, चश्मा पहनता है, उसको दिखता भी होगा सर्जरी करते समय। तो ये सोच है, राइट? तो सर्जरी इज नॉट अ शॉर्टकट, राइट? अब आपको अपेंडिक्स होता है, सर्जरी कराते हैं ना, तब तो ये नहीं कहते कि लोग क्या कहेंगे। गॉल ब्लैडर में स्टोन है, सर्जरी करते हैं। हर्निया है, सर्जरी करते हैं, तब तो आप ये नहीं कहते लोग क्या सोचेंगे। तो मोटापा एक बीमारी है, एक बीमारी के लिए सर्जरी कराने में लोग सोचेंगे इज अ रॉन्ग थॉट। हमें ये अपने दिमाग से निकालना है। लेकिन आई अंडरस्टैंड स्पेशली कुछ कम्युनिटीज एंड कुछ रीजनल जगहों में सर्जरी को एक बड़ा सब माना जाता है। हमारी यंग बिटिया की सर्जरी हुई है, हम लोगों को क्या बोलेंगे, उसकी मैरिजेबल एज है तो हम नहीं। तो वो उनकी चॉइस होती है। आई ऑलवेज टेल देम आपकी चॉइस है, आप बताना चाहते हैं कि नहीं, वो आपकी चॉइस है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। लेकिन सर्जरी एक लास्ट चॉइस या शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको एक बीमारी है, मोटापा क्योंकि बीमारी है और सर्जरी एक ऑप्शन है उस बीमारी को ठीक करना, तो ये शॉर्टकट नहीं लिया आपने, आपने राइट ट्रीटमेंट लिया है। सो ये हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि एक शॉर्टकट है और मैं लेज़ी हूँ इसलिए मैं सर्जरी करा रहा हूँ, ये गलत है, ये सोच ही गलत है। सर्जरी शॉर्टकट नहीं है, लेज़ीपन का एक और तरीका नहीं ठीक करने का, ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो एक बीमारी के लिए बना है। तो ये इस धारणा से हमें टोटली बाहर निकलना पड़ेगा। आपका दूसरा सवाल था? दूसरा ये था कि अगर मैंने एक बार सर्जरी करवा ली और अपना वेट लॉस करवा लिया तो क्या सर्जरी के बाद ये रीअपीयर हो जाए? सो इसके 2 पहलू हैं। पहला, अब मैंने सर्जरी करा ली, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। मैं कुछ खा नहीं सकता, मैं कुछ पी नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ़ बिल्कुल ही वेस्ट हो गई। एक ये पहलू। दूसरा, अब मैंने सर्जरी करा ली, मैंने तो पैसे खर्च कर दिए, अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी नहीं करूँगा। ये दोनों ही गलत है, राइट? सर्जरी इज़ अ टूल, सर्जरी एक माध्यम है अपनी मंज़िल तक पहुँचने के लिए, राइट? सर्जरी आपका गोल नहीं है, गोल तक जाने का रास्ता है। तो इसको मैं एक तरीके से एक एग्ज़ाम्पल अपने पेशे को देता हूँ। आपने पियानिस्ट बनना है, आप पियानो बजाना चाहते हैं, राइट? अब आपके पास साधन थे, आपने पियानो खरीद लिया।
अब पियानो खरीदने से आप पियानिस्ट नहीं बनेंगे, नहीं बन सकते। अभी तो वो एक फर्नीचर है। उसी प्रकार सर्जरी कराने से आपका कुछ नहीं हुआ अभी, राइट? सर्जरी खरीद करना और पियानो खरीदना एक बात हो गई। अब आपको एक टीचर चाहिए जो आपको उसको सिखा सके, नॉलेज दे सके, राइट? उसके लिए मैं और मेरी टीम हम आपको सिखाएंगे इस सर्जरी के साथ जीना कैसे है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो पियानो आपको रोज प्रैक्टिस करना है, क्योंकि टीचर तो संडे संडे आके पढ़ा देगा। अगर आपने रोज प्रैक्टिस नहीं किया वो फिर फर्नीचर रह जाएगा, राइट? सो ये एक ट्राइपॉड मान लीजिए, सर्जरी, गुड टीचर एंड योर प्रैक्टिस। अगर ये तीनों का अच्छा मिश्रण होगा, अच्छी सर्जरी, अच्छी लर्निंग एंड अच्छा फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत अच्छे और बहुत लंबे समय तक अपना वेट को कंट्रोल, ना सिर्फ वेट, आपकी बीमारियां भी दूर रहेंगी। कई लोगों का मानना है आप सर्जरी करा रहे हैं अच्छे लगने के लिए। वेट लॉस इज नॉट द प्राइम मोटिव। वजन कम करना प्राइम मोटिव नहीं है। आपको डिजीज फ्री, लॉन्ग लाइफ एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज द एम। क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिजीज फ्री एंड लॉन्ग लाइफ इज द एम, एंड अ बाय प्रोडक्ट इज वेट लॉस। वेट लॉस होगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, डिजीज फ्री रहेंगे। सो एम इज गुड क्वालिटी, डिजीज फ्री एंड अ लॉन्गर लाइफ। सो सर्जरी के साथ भी आपको डिसिप्लिन रहना है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करनी है, डाइट को डिसिप्लिन में रहना है, एंड फिर आपके रिजल्ट्स परफेक्ट आएंगे। डॉक्टर आजकल की अगर हम बात छोड़ें और इन जनरल अगर हम बात करें तो लोगों ने सर्जरी को ना एक बहुत हवा बना के रखा हुआ है कि सर्जरी, अरे आपकी सर्जरी होनी है या हो चुकी है, आपने सर्जरी करवाई थी। और आपके हिसाब से अभी भी ये एक इतना बड़ा हवा क्यों है सर्जरी का इंडिया में? कुछ कुछ लोगों को आज भी वो वाला डर है कि हम सर्जरी के लिए जा रहे हैं, हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे। तो ये एक थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट अभी भी कुछ लोगों में है, स्पेशली जो शायद ज़्यादा आई वुड से टियर 2 टियर 3 सिटी में है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है एनेस्थीसिया, हम उठ पाएँगे कि नहीं उठ पाएँगे। आजकल एनेस्थीसिया बहुत सेफ है, इट्स एक्सट्रीमली सेफ। इसलिए इस मिथ पे ना नहीं पड़ना चाहिए कि हम उठेंगे नहीं उठेंगे। एनेस्थीसिया बहुत सेफ है, सर्जरी बहुत सेफ है, एंड और द टाइमिंग ऑफ द सर्जरी इज़ वेरी सेफ नाउअडेज़। जो पहले हमें लगते थे कई बार 2 या 3 घंटे सर्जरीज़ में, कहीं-कहीं आजकल वो 15-20 मिनट, आधे घंटे में होती है। खैर, टाइम इज़ नॉट द क्राइटेरिया। ये कहना कि जो सर्जरी 10 मिनट में होगी वो सेफ है और जो 2 घंटे में होगी सेफ नहीं है, ये नहीं कह रहा मैं। 2 घंटे वाली सर्जरी भी उतनी ही सेफ है। तो टाइमिंग ऑफ द सर्जरी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट एनेस्थीसिया, द इक्विपमेंट, द इंस्ट्रूमेंट, द नॉलेज, द साइंस, द एक्सपर्टीज़ एंड सम पार्ट एआई जो आजकल हमारे इक्विपमेंट में स्पेशली हमें मिल रहा है, आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली सेफ। शायद इसीलिए अब सर्जरी को जो है एक लास्ट ऑप्शन ना मानकर एक बेस्ट ऑप्शन के रूप में कहा जाता है। एब्सोल्युटली, फॉर सम सर्जरी, जैसे आपने बात करी थी हिमोरॉइड्स की। अब अगर हम पाइल्स ले लें, राइट? तो पाइल्स में ऑल पाइल्स शुड बी ऑपरेटेड? नो, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा। नो, ग्रेड 1, ग्रेड 2 प्रॉब्ली कंजर्वेटिव, ग्रेड 3, ग्रेड 4 सर्जरी। सारे पाइल्स को ऑपरेट करना नहीं, कुछ को यस, कुछ को नहीं। उसमें ये है कि सर्जरी मे नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ब्लीडिंग पर रेक्टम, इट मे बी बेस्ट फॉर सर्टन। इसलिए हर सर्जरी का एक इंडिकेशन है। कुछ बीमारियों में सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन। अपेंडिसाइटिस हुआ, बेस्ट ऑप्शन। गॉल ब्लैडर स्टोन, बेस्ट ऑप्शन। हर्निया, 100% बेस्ट। ओबेसिटी क्लास 2 विथ कोमोर्बिडिटीज, बेस्ट। क्लास 3 बेस्ट। क्लास 1 नॉट द बेस्ट, राइट? हमें चूज करना पड़ेगा किस चीज के लिए सर्जरी बेस्ट है, किसके लिए नहीं है। जिनके लिए फर्स्ट ऑप्शन है, प्लीज गेट योर सर्जरी डन, इट इज सेफ, it is secure, surgeons are brilliant nowadays, anesthetists are brilliant nowadays, OTs are good, very well equipped, and it's a very safe thing. डॉक्टर आजकल ये एक काफ़ी हमारे व्यूअर्स हैं या कई जगहों पे मैं पढ़ता भी हूँ कि जो यंग फीमेल्स हैं उनको जब स्पेशली मोटापे की प्रॉब्लम है या उनको ये दिक्कत आती है तो स्पेशली जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो बड़ा हिचकिचाते हैं कि क्या इस एज में सर्जरी करवानी चाहिए नहीं, अगर एक बार सर्जरी करवा दी तो आगे जाकर फर्टिलिटी पर या शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होंगी कि नहीं, तो क्या ये सारी बातें सच हैं या इसमें कितनी सच्चाई है वो प्लीज़ आप ज़रा बताइए? मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं अपनी बिटिया के बारे में बात करने के लिए, तो उनका ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन, सर इससे अभी तो हमारी बेटी की शादी नहीं हुई, हमें शादी करनी है। और तो मैं उनको बड़ा सिंपल सा आंसर देता हूँ कि देखिए, नंबर 1, अगर ओबेसिटी है
सो लाइक्लीहुड कि आपका पार्टनर ओबीस होगा वो ज़्यादा हो जाती है और ये हकीकत है। आप इसको झुठला सकते हैं, आप मना कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अगर एक एक पार्टनर टुवर्ड्स हेवी है, तो उसका पार्टनर यूजुअली टुवर्ड्स हेवी होगा, नंबर 1। नंबर 2, मोटापा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉज़ ऑफ इनफर्टिलिटी। मोटापे से जुड़ी इनफर्टिलिटी यानी कि अगर आप लेडीज़ मान लीजिए, तो पहला उनका पीसीओडी। अब पीसीओडी से मोटापा नहीं होता, मोटापे से पीसीओडी होता है। तो ये लोगों का मिथ है, क्योंकि मेरे को पीसीओडी है इसलिए मेरे को मोटापा है, गलत। आपको मोटापा है उससे आपको पीसीओडी है। तो आपका जो ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं वो ठीक नहीं बन रहे। फिर एनओवुलेटरी साइकिल यानी कि आपके एक तो साइकिल पीरियड्स तो आ रहे हैं, लेकिन उसमें ओवम जो आपके एग्स हैं वो नहीं बन रहे। सो इनफर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला तो शादी, देन फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स अगर मोटापा है तो। दूसरा कंसेप्शन, बिकॉज़ आपका एनओवुलेटरी साइकिल यानी कि आपके अंडकोश में एग्स ठीक नहीं बन रहे, राइट? फिर इम्प्लांटेशन यानी कि जो इम्प्लांट हो गया वो आपके बच्चेदानी में नहीं रुकता। फिर अर्ली अबॉर्शन, फिर डिलीवरी, फिर नॉर्मल डिलीवरी। तो ये सारे फेज़ में मोटापा एक अड़चन डालता है, राइट? इन मेल्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉज़ ऑफ ओलिगोस्पर्मियम यानी कि आपका जो वीर्य होता है वो, और जो स्पर्म होता है उसका काउंट्स कम होना, क्वालिटी कम होना, मोटिलिटी कम होना, सब मोटापे से होता है। तो एक बार मोटापा ठीक हो तो ये सब इनटू 6 टू 8 फोल्ड्स बेटर हो जाता है। तो मैं पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि अगर बिटिया इस समय ओवरवेट है, तो सर्जरी के बाद वंस शी लूजेस वेट, द चांसेस ऑफ फर्टिलिटी इंक्रीजेस बाय अबाउट 8 फोल्ड्स। इट इज़ नॉट कि वो हो सकती है, उसके चांसेस बेटर हो जाते हैं, और बेटर हर स्टेज में, शादी में, फिजिकल कॉन्टैक्ट में, इम्प्लांटेशन में, साइकिल्स में, पीसीओडी के ठीक होने में, नॉर्मल डिलीवरी में। सो ओबेसिटी एंड सर्जरी आपके ये सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करती है, रिस्क बढ़ाती नहीं, रिस्क ज़ीरो करती है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं डॉक्टर कि या कि अभी तो हमारी जो बच्ची है वो बड़ी, अभी तो उम्र ही क्या है उसकी, बड़ी छोटी है, तो क्या कोई सर्जरी की एक राइट, एक रेंज, एक एक एज होती है कि इस एज में करवानी चाहिए तो सेफ होती है, या ये एक मिथ है? नहीं, सो नॉर्मली 18 साल से 60 साल के बीच में ये सर्जरी रिकमेंडेड होती है। हाउएवर हमने पेशेंट्स ऐसे हैं जो 16 और 15 में भी किए, वो स्पेशल केसेस होते हैं, या 60 साल के ऊपर भी करते हैं, वो भी स्पेशल केस होते हैं। सो रिकमेंडेड एज ये है, लेकिन अगर आप ये देखिए एक पेशेंट है जो लेट्स से 17 साल का है, राइट? और उनका वेट 140 किलो है, उनको सांस नहीं आ रही, उनकी किडनी पे जोर है, हार्ट पे जोर है, तो आप क्या वेट करना चाहेंगे 1 साल तक कि जब तक सारे ऑर्गन डैमेज ना हो जाए? नहीं। तो दिस बिकम्स अ स्पेशल केस। या एक एल्डरली पेशेंट है जिनकी एज 62 है, उनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वेट 150 केजी है, तो अब आप उनको इसलिए रिफ्यूज़ कर देंगे कि उनकी एज 1 साल बढ़ गई उम्र? नहीं। सो रिकमेंडेड एज ग्रुप के आसपास भी आप कर सकते हैं, बट ऐसे पेशेंट्स को बहुत केयरफुली चुनना होता है। एंड मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, हमारी टीम में इट्स नॉट कि सिर्फ मैं डिसाइड करता हूँ, मेरे साथ फिजिशियन होते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं, और अगर छोटा कोई है तो पीडियाट्रिशियन होते हैं, इंटेंसिविस्ट होते हैं, तो हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके। और अगर मैं आपको ये पूरे पॉडकास्ट जो ब्रेकिंग डाउन द बेली था, इसको अगर मैं समाप्त करने के लिए कहूँ, तो व्यूवर्स के लिए तो आप वो प्लीज़ थोड़ा करिए। सो इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग डाउन द बेली हमने रखा था, तो नंबर 1 कुछ सिम्पटम्स हैं जिनको आपने इग्नोर नहीं करना है। नंबर 1 पेन एब्डोमेन, अगर आपको पेट में दर्द है, वन ऑफ आपने खाना बाहर से खा लिया, आपको दर्द हुआ, स्टिल ओके। बट अगर आपको ऐसा लगता है ये पेन सीवियर है, बहुत तेज़ बढ़ रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना, सर्जन से मिलना है। कोई भी आपके पेट में या ग्रॉइन रीजन में स्वेलिंग है, उसको कभी इग्नोर नहीं करना, यू मस्ट सी द सर्जन। अगर आपको पेट में दर्द होता है और अल्ट्रासाउंड हुआ है, और अगर उसमें आप कहते हैं कि शायद मेरे को इंसिडेंटल गॉलस्टोन आ गया, उसको इग्नोर नहीं करना। आपने रूटीन हेल्थ चेकअप कराया और उसमें आपको गॉलस्टोन मिल गए, उसको इग्नोर नहीं करना। अगर आप कभी स्टूल्स करने जाते वक्त आपको स्टूल्स में ब्लड दिखता है, उसको इग्नोर कभी नहीं करना। और अगर आपको मोटापा है और आपको लगता है कि ये तो सिर्फ एक एक हेल्दी हूँ मैं, थोड़ा-सा खाने की प्रॉब्लम है, इसको इग्नोर नहीं करना, बिकॉज़ ये सारे सिम्पटम्स एक बड़ी बीमारी का संकेत हो सकते हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को थोड़ा डिफ़िकल्ट बना सकता है और कॉम्प्लिकेट कर सकता है। सो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्पटम्स है, प्लीज़ मीट योर सर्जन, जो भी आपके सर्जन
पास हैं उनसे जाके मिलिए और एक डायग्नोसिस तक पहुँचिए और फिर उनसे डिस्कस करिए कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू कि एक ऐसा एक मैसेज या एक संदेश आप उन लोगों को देना चाहें जो अभी भी शायद सर्जरी को इग्नोर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग माय मदर, और जो अभी भी शायद ये मानते हैं कि सर्जरी तो भैया लास्ट ऑप्शन है या जितना हो सके इसको अवॉइड करना चाहिए, तो वो मैसेज क्या होगा उन लोगों के लिए? अ, इसको एक एग्ज़ाम्पल की तरह दूँगा मैं। आप अपने घर का चेकअप करवाते हैं, आप बोलते हैं कि कोई घर में आई, मेरे सारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स सब कुछ चेक कर लें। वो टेस्ट करके बताते हैं कि आपका गैस का पाइप लीक हो रहा है, राइट? अब आप क्या सोचेंगे? अगर आप ये बोलें कि घर में आग तो लगी नहीं कभी, आग लगेगी तो चेंज कराऊँगा, इज़ दैट द बेस्ट ऑप्शन? नो। पहला एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने दिया था, आपको एक बार करंट लगा, तो मैं तार तब चेंज कराऊँगा जब मुझे दोबारा करंट लगेगा? नो। मेबी यू विल रीच, आप एक कॉम्प्लिकेशन के साथ हॉस्पिटल में आए और ये भी हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो तब कॉम्प्लिकेशन हो, फिर आप चूज़ नहीं कर सकते अपना सर्जन, अपनी जगह, आपको जो फैसिलिटी मिलेगी आप करना पड़ेगा। सो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है और आप सोच रहे हैं कि टाइम मिलने पे कराऊँगा, इट्स अ रॉन्ग थॉट। आप उस 5 से 8% लोग में हो सकते हैं जो कॉम्प्लिकेट करके आएँगे एंड देन यू हैव अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन व्हिच कैन बी risky to life also. फेटल एज़ वेल। It can be fatal too. Pancreatitis can be fatal. Similarly hernia, अगर hernia आपको है और वो obstruct हो जाता है, strangulate हो जाता है, it can still be fatal, right? Obesity itself, आपको मोटापा है, आपको OSA है, आपको डायबिटीज है, it can be fatal. So अगर आपको बीमारी है जिसका इलाज सेफली और सिक्योरली किया जा सकता है, उस पे वेट करना for a complication to happen, I think it's not a good thing. Complication कैन बिकम फेटल एट टाइम्स, बट अगर छोटी बीमारी है उसको टाइम पे कर लेना, सो स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। सो वो कहावत बड़ी सिंपल सी है कि अगर बीमारी है उसको टाइम पे ठीक करा लें ताकि वो कॉम्प्लिकेट ना हो और सरल, इजी, सिंपल तरीके से, प्लान तरीके से करनी चाहिए। ग्रेट। सो थैंक यू सो वेरी मच। आज आपने बहुत सारे जो थे ये ब्रेकिंग डाउन द बेली का जो हमारा पॉडकास्ट था, उसमें आपने आई थिंक इसके हर एक पहलू पे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत सारे मिथ्स थे जिनको आपने डिबंक किया, बस्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गाइडिंग ऑल ऑफ अस। एंड आई होप कि हमारे दर्शकों को इससे कुछ नॉलेज मिलेगी एंड उनके मन में ये जो फेयर ऑफ सर्जरी है ये खत्म हो जाएगा एंड दे विल टेक टाइमली अप्रोच एंड टाइमली इंटरवेंशन कि अगर उनको कोई बीमारी है तो उसको टाइमली ठीक कर लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपका बेली भी आपको सिग्नल्स दे रहा है, साइंस दे रहा है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर मत करें और डॉक्टर से मिलें एंड लेट डॉक्टर डिसाइड कि क्या उसके लिए सर्जरी ज़रूरी है या मेडिकेशन या क्या भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। इस पॉडकास्ट को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए आप जागरण न्यू मीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।